गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग रिएक्शन क्वोशेंट के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने देखा था कि अगर जो तुम्हारे पास रिएक्शन क्वोशेंट है वो कैसे चेंज होता है, किस तरह से हमारे पास रिएक्शन क्वोशेंट जो है वो किसी भी रिएक्शन का डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए काम में आता है कि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इस चीज को बताने के लिए कौन काम में आ रहा था? रिएक्शन क्वोशेंट। थोड़ा सा फटाफट क्विक रिवीजन लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि तुम्हारे पास सबसे पहले तो जो तुम्हारा कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है वो जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, बराबर है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? तुम्हारा टेम्परेचर के ऊपर, बराबर है। और हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की अगर स्टोइशियोमेट्री को चेंज करते हैं तो भी तुम्हारा न्यूमेरिकल वैल्यू उस रिएक्शन का चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? पहला तीन चीजें हम लोगों ने देखी थी। सबसे पहला केस हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर रिवर्स कर दें, क्या ऑन रिवर्सिंग एनी केमिकल रिएक्शन, तो जो नया केमिकल रिएक्शन आता है उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो प्रीवियस रिएक्शन का रेसिप्रोकल होगा, बराबर है। ये चीज हम लोगों ने देखा था। ओके, देन हम लोगों ने सेकंड केस क्या देखा था कि अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को किसी पर्टिकुलर इंटीजर से, मान लीजिए n है, इंटीजर नहीं किसी नंबर से मान लीजिए n है, तो अगर उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो तुम्हारा जो नया इक्वेशन बनेगा उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा? जो प्रीवियस रिएक्शन होगी उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में वो नंबर, बराबर है। अगर तुमने n से मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारे पास जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा? प्रीवियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसकी पावर में वो नंबर n, ठीक है। ये दूसरा हम लोगों ने देखा था। देन तुम्हारे पास थर्ड केस हम लोगों ने देखा कि अगर हम दो केमिकल रिएक्शंस को ऐड करते हैं, क्या अगर हम दो केमिकल रिएक्शंस को डायरेक्टली अगर ऐड करते हैं तो जो नई केमिकल रिएक्शन आएगी उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा? उन दोनों केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट, बराबर है। ये चीज हम लोगों ने देख ली थी। और उससे पहले हम लोगों ने वॉन्ट ऑफ इक्वेशन देखा था, उसके ऊपर बेस्ड हमने एक ही क्वेश्चन किया था, उसके ऊपर बेस्ड अभी आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद जो लास्ट कंसेप्ट है ली चैटलियर प्रिंसिपल, उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज का लेक्चर हम लोग वॉन्ट ऑफ इक्वेशन के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन्हीं के साथ चालू करते हैं। देखिए, तो तुम्हारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, तुम्हारे सामने है, अभी क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से। CuSO4 dot 3H2O solid is in equilibrium with CuSO4 solid plus 3H2O gaseous, ओके। देन तुम्हारे पास क्या लिखा है कि Kp is equal to 10 की पावर -6 ATM क्यूब एट 300 केल्विन, और तुम्हारे पास Kp का जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका वैल्यू कितना? 10 की पावर -4 ATM क्यूब तुम्हारे पास एट 400 केल्विन। देखिए दो अलग अलग टेम्परेचर दिए हुए हैं, तुमको उन दोनों अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट बोल रहे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है। क्या पूछा है? डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एच नॉट आर लिख देता हूं मैं। डेल्टा एच नॉट मतलब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फिर हीट ऑफ रिएक्शन आप लोगों से पूछी हुई है। एक काम करो, पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन है, बराबर है। दो टेम्परेचर इन्वॉल्व हैं, दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं। हमारे माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि यहां पर हमको कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना है? वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। तो वॉन्ट्स ऑफ इक्वेशन क्या था? ln ऑफ k इक्विलिब्रियम 2 अपॉन k इक्विलिब्रियम 1 इक्वल्स टू डेल्टा h बाय r इंटू 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। T1 एंड T2 आर टेम्परेचर, बराबर है कि नहीं? T1 तुम्हारे पास टेम्परेचर है विथ जब तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? 1 KE1, और T2 तुम्हारे पास टेम्परेचर है जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? KE2, बराबर है। ओके, T1 और T2 यहां पर किसके अंदर है? केल्विन के अंदर। जो वैल्यूज गिवन है उसी को पुट कर देते हैं। तो तुम्हारे पास T1 किसको मान लें? मान लेते हैं इसको, अगर हम T1 मानते हैं तो इसको T2, ठीक है। क्या जैसा तुम्हारा इच्छा, T1 T2 किसी को भी मान सकते हो। मैंने बोल दिया T1 इसको मानता हूं, T2 इसको मानता हूं, ठीक है। तो तुम्हारे पास उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर -6। जो इनिशियली तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? K इक्विलिब्रियम 1
और जो बाद में T2 के रेस्पेक्ट में जो तुम्हारे पास के इक्विलिब्रियम का वैल्यू है 10 की पावर -4, वो हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 2। देन इस इक्वेशन में पुट करिए ln के इक्विलिब्रियम 2 वो कितना है बेटा 10 की पावर -4 अपॉन कितना के इक्विलिब्रियम 1 कितना बेटा 10 की पावर -6 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन अब r का वैल्यू अभी के लिए r लिख देते हैं, ठीक है, 1 अपॉन T1 इज 300 माइनस 1 अपॉन T2 इज 400। थोड़ा सा सोल्व करें क्या, देखो 10 की पावर -4 है, 10 की पावर -6 है, तो यहां से क्या बचेगा नीचे में 10 की पावर -2, वो जंप करके ऊपर में आएगा, तो ln 100 को किस अब ln को किस में कन्वर्ट कर देते हैं लॉग में, तो देखो मैं क्या कर दूंगा 2.303 इंटू लॉग 100। अब 100 को भी मैं क्या लिख दूं 10 स्क्वायर, तो फिर तुम्हारे पास ये 2 बाहर में आएगा, ओके ये लीजिए 2 बाहर में आ गया, और log 10 का वैल्यू 1, तो ये लीजिए ये 1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर इंटू 300 इंटू 400, ऊपर में कितना 400 माइनस 300, ये कितना बचेगा बेटा 100, राइट। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो यहां से मेरे पास डेल्टा एच का वैल्यू कितना आ गया 4.6। जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 2.3 लेकर के चलना है, 2.303 पूरा लेकर के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा तो तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्टली टिक कर सकते हो, पता चल जाएगा। इंटू आर इंटू 1200 या फिर 300 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा बेटा। अब आर का वैल्यू तुम्हारे पास दो टर्म में लिख सकते हो, या तो तुम्हारे पास जूल के अंदर निकालना है तो आर का वैल्यू क्या करोगे 8.314, अगर यही तुमको आंसर जूल्स में निकालना है तो आर का वैल्यू क्या करोगे 8.314 जूल्स लिख दोगे, और अगर तुमको कैलोरीज में निकालना है तो आर का वैल्यू 2 कैलोरी, यहां पर इसको पुट करिए तुम्हारा आंसर आ जाएगा डेल्टा एच का वैल्यू, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आई होप समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यही एक इक्वेशन है जिसको यूज करना है। हो सकता है थोड़ा सा कैलकुलेशन गंदा हो, कुछ क्वेश्चंस में दिया हो, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है उन क्वेश्चंस में, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर क्योंकि जहां पर ln आ गया log आ गया वहां पर तुमको जनरली थोड़ा सा गंदा कैलकुलेशन मिलेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो मैंने आसान कैलकुलेशन लिया था, ठीक है, तुम लोग को दिखाने के लिए। बाकी तुमको जो एग्जाम में हो सकता है या फिर जो बुकलेट में क्वेश्चन मिलेंगे जितने भी, थोड़ी सी गंदी कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट यही है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड डिफरेंट टाइप के और जो क्वेश्चंस आते हैं उनको भी देखते हैं, फटाफट इसको नोट करिए जल्दी से, और क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए सल्फर सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस इज इन इक्विलिब्रियम विथ H2S गैस, ठीक है। मैंने तुमको तुम्हारे पास यहां पर Kp का वैल्यू दिया है, Kp इज इक्वल टू 18.5 एट 925 केल्विन एंड Kp is equal to 9.25 at 1000 केल्विन, ओके। तुमको क्या करना है डेल्टा एच हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है, या फिर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज, ये आपको कैलकुलेट करना है, फटाफट पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए। आसान क्वेश्चन है, यहां पर भी हमको देख करके समझ में आ रहा है, देख करके क्या पता चल रहा है, देखो यहां पर इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन है वो एक अच्छी बात है कि आपको दी है, नहीं देता तब भी हमको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वांट ऑफ इक्वेशन में उसका कोई रोल ही नहीं है, राइट। तो यहां पर ये तो अच्छी बात है एक कि तुमको इक्विलिब्रियम की रिएक्शन दी है, नहीं देता तब भी तुम्हारे पास ये दो न्यूमेरिकल वैल्यू बस दी होनी चाहिए, बराबर है, दो अलग अलग टेम्परेचर्स के ऊपर आप आराम से डेल्टा एच निकाल सकते हैं। तो यहां पर भी क्या है
निकालना क्या है आपको, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। फिर से क्या करोगे, तुम्हारे पास दो अलग अलग टेम्परेचर इन्वॉल्व है, हाँ है ना, क्या है, दो अलग अलग टेम्परेचर इन्वॉल्व है। आपको सिंपल सा यूज करना है वांट ऑफ इक्वेशन। वांट ऑफ इक्वेशन क्या है, ln, फिर से लिख रहा हूं K2 बाई K1, K2 बाई K1 लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए यहां पर एक Kp2, क्योंकि यहां पर Kp दिया हुआ है, अपॉन Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय आर इंटू 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, हाँ है ना। अच्छा, अरेनियस इक्वेशन हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है, उसके हिसाब से देखोगे तो डेल्टा Kc का वैल्यू एक और होता है, वो क्या, A इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन अपॉन आर टी। अरेनियस, क्योंकि हम लोग केमिकल काइनेटिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहां से ये भी ध्यान में रख सकते हो कि जो Kc होता है वो किसके बराबर, A इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन बाय आर टी। ये कैसे होता है, आई थिंक तुम लोग ऑलरेडी जानते ही हो। कैसे, अगर मान लीजिए तुम्हारे पास K फॉरवर्ड अगर निकालना है, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं इस चीज का, इस इक्वेशन का, तो वो क्या लिखोगे, एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर तुम्हारे पास मान लेते हैं ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का AF है, ये कांस्टेंट, इनटू ई की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड अपॉन RT। फिर तुम्हारे पास KB रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, वो किसके बराबर, AB इंटू ई की पावर माइनस EA बैकवर्ड अपॉन RT। और रेट कांस्टेंट जो होता है K, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, वो किसके बराबर होता है, KF अपॉन KB। वो किसके बराबर होता है, KF अपॉन KB, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट, इन्हीं का रेशियो होता है तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मान लेते हैं इसको हमने बोल दिया Kc, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो तुम्हारे पास एक नया कांस्टेंट आएगा बाहर में, उसको हमने बोल दिया A इंटू ई की पावर। अब डेल्टा एच अगर तुमको याद हो, क्या, अगर डेल्टा एच तुमको याद हो तो हमने क्या लिखा था उस चीज को, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो यहां से देखोगे तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस का साइन, दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड अपॉन आरटी अपॉन ई की पावर तुम्हारे पास माइनस का एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड बाय आरटी, यही होता है। ये तुम्हारे पास नीचे में माइनस का है, ये ऊपर में जाएगा तो देखो तुम्हारे पास ये किसके बराबर आएगा, A इंटू ई की पावर माइनस EAF बाय RT इंटू EAB बैकवर्ड डायरेक्शन अपॉन RT। देखो तुम्हारे पास दो नंबर जिनकी पावर तुम्हारे पास डिफरेंट है, आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, तो पावर क्या होती है, ऐड है। यहां पर पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो तुम्हारे पास A इंटू ई की पावर, माइनस के साइन को अगर मैं बाहर ले लूं तो RT तुम्हारा नीचे में कॉमन है, और इसको क्या लिख दोगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। और क्या मेरे पास यही डेल्टा एच होता है, बिल्कुल डेल्टा एच होता किसके बराबर है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो ये तुम्हारे पास एक को रिलेशन हो गया किसके साथ, केमिकल काइनेटिक्स में जो हमने अरेनियस इक्वेशन पढ़ी थी। तो देखो यहां से Kc किसके बराबर आ गया, A इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा एच बाय RT। तो क्या मैंने यही इक्वेशन लिखी है, बिल्कुल। तो केमिकल काइनेटिक्स से अगर थोड़ा सा रिलेट करना है तो उससे भी रिलेट कर सकते हो सकता है क्वेश्चन में कई बार तुमको एक्टिवेशन एनर्जी दे दी जाए और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जाए, तो भी आप निकाल सकते हैं। चलिए, लेकिन अभी तो हम लोग को इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं ये क्या है, टेम्परेचर 925 केल्विन क्या है, T1 टेम्परेचर है, और ये तुम्हारे पास 100,000 केल्विन तुम्हारा क्या है, T2 टेम्परेचर। तो वांट ऑफ इक्वेशन यूज करिए, ln ऑफ Kp2 वो कितना है बेटा, 9.25 अपॉन 18.5 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय आर इंटू 1 अपॉन T1 इज 925 केल्विन माइनस 1 अपॉन 1000, राइट। तो तुम्हारे पास देखो 9.25 का डबल कितना होता है, 18.5। तो ये क्या आ जाएगा, ln ऑफ 1/2 इक्वल्स टू डेल्टा एच बाय आर इंटू 1000 माइनस 925 अपॉन 925 इंटू
1000, राइट। चलिए थोड़ा सा और आगे सोल्व करते हैं। ln 1/2 है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, माइनस का ln 2 इक्वल्स टू डेल्टा एच बाय आर इंटू 1000 माइनस 925 इज 75 अपॉन तुम्हारे पास 925 इंटू 1000। तो यहां से डेल्टा एच का वैल्यू आ जाएगा, जूल्स में निकालना है कैलोरीज में निकालना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आगे देखो आसान कैलकुलेशन मैंने लिख के दिया है। तो ये किसके बराबर आएगा, माइनस का ln2 का वैल्यू याद करो कितना था, 0.693। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है हम लोगों ने। तो 0.693 इंटू आर इंटू 925 इंटू 1000 अपॉन 75। ठीक है, देखो यहां से ध्यान से अगर देखोगे तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू कैसा आ रहा है, नेगेटिव। डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये किस चीज को सिग्निफाई करता है कि ये कैसी रिएक्शन है, ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद है तो मैंने बताया था कि एक्जोथर्मिक रिएक्शंस के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिक्रीज करता है। देखो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो इससे भी तुम डायरेक्टली देख करके बता सकते थे। अगर आपको यह पूछ लिया जाता कि थर्मोडायनेमिक नेचर इसका कैसा है, मतलब कि रिएक्शन एक्जोथर्मिक है या फिर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अगर इस चीज के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन पूछा जाता तो बड़े आसानी से बता सकते हैं। चलिए इस चीज को फटाफट नोट करिए। और ये जो मैंने अभी साइड में इंफॉर्मेशन बताई, इस चीज को भी ध्यान में रखना, इस चीज को नोट कर लेना। ऊपर में जो केसी है वो किसके बराबर, a इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन बाय आर टी। ओके, तो जो अगर एक्टिवेशन एनर्जी दे करके क्वेश्चन में आ जाए तब भी आई होप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में भी किए हैं और यहां पर भी उनको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है, बस डेल्टा एच अगर दो एक्टिवेशन एनर्जी दी जाएंगी तो बस कुछ नहीं है, डेल्टा एच डायरेक्टली निकालना होगा, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए इसको फटाफट नोट करिए। चलिए वो जो रिएक्शन है मेरे पास के सी मतलब के इक्विलिब्रियम, वो किसके बराबर है बेटा, a इंटू ई की पावर माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। एक काम करते हैं, दोनों साइड में ln लेते हैं। अगर मैं दोनों साइड में ln लूं तो ln के इक्विलिब्रियम, क्योंकि ऐसे आजकल ग्राफिकल क्वेश्चंस भी जेई में काफी पूछे जा रहे हैं, तो किसके बराबर होगा, ln a माइनस डेल्टा एच बाय आर टी, बराबर है कि नहीं। अगर आपको के इक्विलिब्रियम, सोचिए अगर इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करने के लिए दिया जाए, किसके बीच में, ln के इक्विलिब्रियम और 1/t के बीच में, तो तुम्हारे पास कुछ ग्राफ किस हिसाब से होगा, क्योंकि अब आप लोग ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ चुके हैं। तो देखो ln के इक्विलिब्रियम किस पे है, y एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे, तो y इज इक्वल टू, ये क्या है, कांस्टेंट, माइनस फिर डेल्टा एच बाय आर, डेल्टा एच बाय आर को मैं क्या मान लूं, m, इंटू तुम्हारे पास 1/t क्या है, x, 1/t क्या है बेटा, x। तो अगर आपको इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करने के लिए दिया जाए तो ग्राफ या तो ऐसे आ सकता है, मान के चल रहा हूं कि यहां पे जो कांस्टेंट है c, उसका वैल्यू कुछ 1 से बड़ा है, 0 के बराबर नहीं है। कोई बोलेगा सर 0 हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। अंदर में a का वैल्यू 1 हो जाए तो ln 1 0 होता है, तो ये तुम्हारे पास 0 से भी चालू हो सकता है, या फिर तुम्हारे पास स्लोप पॉजिटिव हो सकता है या फिर स्लोप नेगेटिव हो सकता है। अगर स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब क्या, स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब तुम्हारे पास यहां पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और वो है किसके बराबर, माइनस का डेल्टा एच बाय आर। तो ये जो वैल्यू है वो कब आएगी पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी बेटा, जब डेल्टा एच भी क्या हो, नेगेटिव, तभी तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर के क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये जो अगर तुम्हारा पॉजिटिव स्लोप ऐसा आ रहा है, इसका मतलब ये किस रिएक्शन के लिए ग्राफ है, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये ग्राफ किसके लिए है फिर,
एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अब यहां पर इस रिएक्शन में ध्यान से देखोगे दूसरा ग्राफ में, तो तुम्हारे पास ln दूसरे ग्राफ में क्या है, मैंने स्लोप क्या दिया, नेगेटिव। ln के इक्विलिब्रियम और 1/t के बीच में ग्राफ दिया, ठीक है। इस बार मान लीजिए मैंने स्लोप कुछ दे दिया इस हिसाब से। तो अब ये जो ग्राफ अगर कोई रिएक्शन है तो वो किस टाइप की रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक होगी, एक्जोथर्मिक होगी। तो ध्यान से देखो यहां पर स्लोप क्या है, m क्या है, स्लोप क्या है यहां पर, नेगेटिव। स्लोप क्या है बेटा, नेगेटिव है। और स्लोप का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, माइनस का डेल्टा एच बाय आर। स्लोप भी नेगेटिव आना चाहिए, उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है, उसका मतलब ये रिएक्शन किसके लिए है, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। अगर आपको कभी सोचो ग्राफ, ऐसे ग्राफ प्लॉट करके दे दिया जाए, सोच के देखिए अगर आपको कभी ऐसे ग्राफ प्लॉट करके दे दिया जाए तो क्वेश्चन, बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को देख करके ही छोड़ देते हैं। बच्चे तुम लोग यही करोगे, क्वेश्चन को देख करके छोड़ दोगे, जबकि सोचिए इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तुमको क्या ऐसे ये सब वैल्यू दी जाएंगी, तुमको मान लीजिए ऐसे मैं करके दे दूं इसी क्वेश्चन में, ये वैल्यू मान लीजिए 10 है। मान लीजिए इसी को मैं एक अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाता हूं, तो मैं मान लो मैंने ये वैल्यू दे दिया 10, स्लोप मैंने दे दिया 45 डिग्री। अब बताइए के इक्विलिब्रियम कितना है, और टेम्परेचर मैंने आपको बोला है कि बताए टेम्परेचर 300 केल्विन के ऊपर, 300 केल्विन के ऊपर के इक्विलिब्रियम का वैल्यू बताइए। तो क्या करोगे, आसान है, तुम्हारे पास इक्वेशन सब कुछ दिया हुआ है, वहां से इस इक्वेशन में पुट करिए। देखो 1/t का वैल्यू 0, मतलब तुम्हारे पास यहां पे ln के इक्विलिब्रियम किसके बराबर, ln a के बराबर है। तो a निकाल सकते हैं पहले, यहां से इंटरसेप्ट निकालेंगे, इंटरसेप्ट कितना 10, तो तुम्हारे पास ln a का वैल्यू तुमको पता है 10, बराबर है कि नहीं। स्लोप तुमको पता है कितना 45 डिग्री, मतलब माइनस का डेल्टा एच बाय आर, ये भी तुमको पता है। हो सकता था अब क्वेश्चन में तुमको इंथैल्पी पूछ लूं, क्या क्वेश्चन कैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे उसके ऊपर फोकस करना। यहां पर मैंने 45 डिग्री दिया है, ये देकर के मैं पूछ सकता हूं तुमको क्या, स्लोप हीट ऑफ रिएक्शन पूछ सकता हूं। तो तुम हीट ऑफ रिएक्शन मतलब माइनस का डेल्टा एच बाय आर, स्लोप वही होता है, स्लोप कितना है 45 डिग्री, मतलब इक्वल्स टू 10/45, जो कि किसके बराबर होता है 1 के। तो डेल्टा एच कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का आर। सिंपल है, माइनस आ रहा है मतलब रिएक्शन एक्जोथर्मिक। तो इस टाइप के ग्राफ के ऊपर अगर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएं तो उनको भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस रिएक्शन को ध्यान में रखना। और ये जो मैंने बताया तुम्हारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का जो कंसेप्ट है, इस चीज को हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा था, यहां पर बस एक थोड़ा सा क्विक रिकैप करवाया है मैंने, और कुछ नहीं। चलिए ग्राफ के ऊपर बेस्ड एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जल्दी से इस चीज को नोट करो। कर लिया नोट। चलिए यहां पर एक छोटा सा और चीज देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। कई बार आपको वांट ऑफ इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ये मिटा दूं। डिफरेंशियल फॉर्म मतलब देखना, वांट ऑफ इक्वेशन का भी जो हम लोगों ने के इक्विलिब्रियम की फॉर्म में ये लिखा, ये क्या है, ln के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू ln a माइनस डेल्टा एच बाय आर टी। एक काम करते हैं, इसको मैं अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में दोनों साइड में डिफरेंशिएट करूं, ये क्या करूं, दोनों साइड में डिफरेंशिएट करूं, तो किसके बराबर होगा, d ऑफ ln के इक्विलिब्रियम अपॉन dt इक्वल्स टू ln a, ये क्या है
कांस्टेंट है। कोई बोलेगा सर आपने के इक्विलिब्रियम वाले को डिफरेंशिएट, इसको जीरो क्यों नहीं किया? डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी आप तो जानते ही हैं, तो अब इसको आपने जीरो क्यों नहीं किया? बेटा के इक्विलिब्रियम टेम्परेचर चेंज होने के साथ चेंज होता है ना? तो तुम्हारा ये क्या ln a के इक्विलिब्रियम अपॉन dt, ln a तुम्हारा ये जीरो हो गया, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, माइनस डेल्टा एच बाय आर, ये तो कांस्टेंट है। अब 1/t का डिफरेंशिएशन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ही वो कितना हो जाएगा? माइनस का 1/t²। 1/x का डिफरेंशिएशन तुम्हारा x के रेस्पेक्ट में, तो वो कितना होता है? d ऑफ 1/x की पावर अपॉन dx, ये किसके बराबर होता है? x की पावर -1 है ये, तो -1 बाहर में आएगा और x की पावर -1, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1/x²। तो ऐसे ही मैंने जब टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया 1/t को, तो -1/t²। तो d ऑफ ln k इक्विलिब्रियम अपॉन dt, ये किसके बराबर आ गया बेटा? माइनस माइनस हो गए प्लस, तो डेल्टा एच बाय आर इंटू t²। तो ये है तुम्हारे पास उसका डिफरेंशियल फॉर्म। ये क्या है? उसका डिफरेंशियल फॉर्म है। ओके, चलिए फटाफट इसको नोट करो। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि उसका डिफरेंशियल फॉर्म बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगर एक बार इसके लिए मैंने लिखवा दिया तुम लोग को कॉपी में, ध्यान में रखना इस चीज को। लिख लिया? चलिए देखिए, नेक्स्ट छोटा सा एक चीज और देख लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटा जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तुम्हारा इक्विलिब्रियम अटेन हुआ कि नहीं, हाँ है ना? लेकिन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो इस चीज को नहीं बताता कि जो रिएक्शन है वो किस रेट से हो रही है, तुम्हारे पास रिएक्शन फास्ट हो रही है कि स्लो हो रही है। वो केवल कौन बताता है? रेट कांस्टेंट। वो क्या केवल कौन बताता है? रेट कांस्टेंट। अब कोई तुम्हारे पास रिएक्शन अपने आप होगी या नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, उस चीज को बताने के लिए हमारे यहां पर किसका काम आता है? थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, तो हालांकि अभी थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट जो हमारे लिए काम का है वो चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहां पर? सरफेस केमिस्ट्री में भी हम लोगों ने इस चीज को देखा था। क्या कि तुम्हारे पास सबसे पहले तो, और मेटलर्जी के अंदर भी हम लोगों ने इस चीज को देखा था। तो सबसे पहले तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम के साथ थर्मोडायनेमिक्स कैसे रिलेटेड होता है, देखिए ध्यान से। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर इंटू टी ln क्यू। केवल ये रिएक्शन ध्यान में रखनी है, बाकी ज्यादा हमको उससे मतलब नहीं है। डेल्टा जी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा जी इज, ये क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नॉट इज स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। इस चीज को रिप्रेजेंट कौन करता है? डेल्टा जी नॉट। आर इज तुम्हारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, ध्यान में रखना, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, एंड हियर क्यू इज रिएक्शन क्योसेंट। क्यू इज रिएक्शन क्योसेंट, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, यही तुम्हारे पास जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है एट इक्विलिब्रियम, देखो डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है वो किस चीज को सिग्निफाई करता है? जीरो। अगर लेस देन जीरो है मतलब नेगेटिव है, ये किस चीज को सिग्निफाई करता है तुम्हारे पास? मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। ठीक है, अगर डेल्टा जी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है
याद करो एलिंगम डायग्राम, उसमें भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में पढ़ा था, याद है क्या कुछ? एलिंगम डायग्राम हुआ था सरफेस केमिस्ट्री में, हमने जब एडजॉर्प्शन का कंसेप्ट पढ़ा था, याद है वो? तो तुम्हारे पास डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, उसका भी एक फॉर्मूला आया था, उसको भी अभी हम लोग यहां पर देखेंगे। तो डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या है? रिएक्शन इज, रिएक्शन या फिर जो प्रोसेस है, रिएक्शन से बेटर वर्ड होगा तुम्हारे पास प्रोसेस, डेल्टा जी लेस देन ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या है? प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। और अगर कभी भी डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो आए, इसका मतलब क्या है? प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम, इज एट इक्विलिब्रियम। ओके, चलिए अब यहां पर देखिए ध्यान से, अगर डेल्टा जी का वैल्यू तुम्हारे पास नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वो तुम्हारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। डेल्टा जी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब प्रोसेस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा जी का वैल्यू तुम्हारा क्या है? इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम, है ना? अगर तो इक्विलिब्रियम पे हमने क्या देखा कि डेल्टा जी का वैल्यू किसके बराबर होता है? जीरो, है ना? तो और इक्विलिब्रियम के ऊपर जो रिएक्शन क्वोशेंट होता है वो किसके बराबर होता है? तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। तो एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम हम क्या बोलेंगे? डेल्टा जी कितना? जीरो। तो तुम्हारे पास इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखोगे तो जीरो इक्वल्स टू कितना? डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन। अब क्या यहां पर मैं क्यू लिखूं? नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम पे है, तो जो क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा? तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, के इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? माइनस का आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। ये कब? एट, दिस इज एट इक्विलिब्रियम। अगर इसको एल एन में कन्वर्ट करोगे तो एल एन में भी कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एल एन में इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का 2.303 आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। ओके, तो इस चीज को फटाफट नोट करिए। तो ये एक तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है। एक और दूसरा फॉर्मूला याद हो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एक काम करता हूं, ऊपर से ऊपर लिख देता हूं, ऊपर से फटाफट नोट करिए। डेल्टा जी का जो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है वो क्या? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अगर तुम्हारे पास स्टैंडर्ड है तो तुम्हारे पास डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट। अब डेल्टा एच डेल्टा एस ये क्या होते हैं? आपको अगर याद हो अब थोड़ा बहुत, तो डेल्टा एस यहां पर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा एस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बेटा? चेंज इन एंट्रोपी। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन एंट्रोपी। देन तुम्हारे पास जो डेल्टा एच है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा एच तुम्हारा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या फिर हम इसको बोल दें हीट ऑफ रिएक्शन, बराबर है कि नहीं? एंड डेल्टा जी इज, ये तो तुम्हारे पास वही है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, बराबर है। तो देखो तुम्हारे पास अब कई बार क्या होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे कि तुमको डेल्टा एच दे दिया जाए, डेल्टा एस दे दिया जाए। आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, ध्यान से सुनना। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, अभी थोड़ी देर में सोल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? आपको क्वेश्चन में डेल्टा एच दिया जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या देगा? डेल्टा एच। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं,
मान लीजिए मैंने 1000 केल्विन के ऊपर तुमको डेल्टा एच दिया कितना, माइनस का 200 केल्विन, एंड मैंने तुमको डेल्टा एस दिया, वो कितना दिया, डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट मैंने आपको दिया जूल्स, ठीक है, और तुम्हारे पास जूल पर मोल, और तुम्हारे पास डेल्टा एस नॉट मैंने दे दिया तुम लोगों को 300 जूल पर मोल, ओके, पर मोल पर केल्विन, ठीक है। यहां पर हमको यूनिट से मतलब नहीं है, ध्यान से सुनना। अब मैं तुमको पूछूं बेटा 1000 केल्विन के ऊपर डिटरमाइन करिए के इक्विलिब्रियम। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देंगे, समझदार होंगे भाई, कुछ ज्यादा समझदार हो जाते हैं तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते ही डायरेक्टली छोड़ देंगे। हालांकि क्वेश्चन जो है वो छोड़ने वाला नहीं है, क्यों, कैसे पता चलेगा भाई, डेल्टा एच दिया है, डेल्टा एस दिया है, के इक्विलिब्रियम पूछा है, डेल्टा एच नोट दिया है, देखो ध्यान से, ये भी मैंने डेल्टा एच नोट लिखा है, मतलब स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच नोट मतलब स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, गिब्स फ्री डेल्टा जी नॉट निकालना पड़ेगा, हाँ है ना, और क्योंकि मेरे को के इक्विलिब्रियम निकालना है तो उसके लिए मैं ये इक्वेशन यूज कर सकता हूं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का 2.303 आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम, राइट, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डेल्टा जी नॉट को कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि इसका इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास ऊपर वाला फॉर्मूला है, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एच नॉट का वैल्यू कितना, माइनस का 200 इन, फिर माइनस टेम्परेचर इज इन केल्विन, ध्यान में रखना केल्विन में ही पुट करना है, तो इंटू 1000 इंटू डेल्टा एच नॉट इज 300, तो ये बेटा कितना आएगा कैलकुलेट करने पर, माइनस का 200 माइनस 300, तो ये तुम्हारे पास थोड़ा सा सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 300,200, ये तुम्हारा किसमें, जूल्स में, किसमें आएगा बेटा, ये जूल्स के अंदर, क्योंकि ये सब भी किसमें गिवन है, जूल्स में। अगर किलो जूल में गिवन होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जूल्स को किलो जूल में कन्वर्ट करना है, 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा जी नॉट, ओके। फिर मैंने ये भी कोई रफ वैल्यू लिया है ऐसे ही। अब यहां पर तुमको निकालना है के इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी नॉट अगर एक बार निकाल लिया तो के इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन को यूज करिए, तो तुम्हारे पास डायरेक्टली डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का 300,200 इज इक्वल टू तुम्हारा किसके बराबर, माइनस का 2.303 इंटू, अब आर का वैल्यू पुट किस में करना है ये ध्यान में रखना है। अब डेल्टा जी नॉट किस में है, जूल्स में, तो आर का वैल्यू जूल्स में कितना होता है 8.314, आर का वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर इज 1000 केल्विन और लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। क्या आपको के इक्विलिब्रियम ही पूछा है, बिल्कुल, और बाकी सारी वैल्यूज पता है, माइनस से माइनस कट गया, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम आ जाएगा, बराबर है। तो तुम्हारे पास अगर डेल्टा एच दिया हो, डेल्टा एस दिया हो, तो उसके क्वेश्चंस में भी घबराना नहीं है, बस ये दो फॉर्मूले हैं, एक तो तुम्हारे पास डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का 2.303 आर टी लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। बच्चे एक और गलती करते हैं, वो क्या यहां पर डेल्टा जी लिख देते हैं, क्योंकि ये जो रिलेशन था मेरे पास वो क्या था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, ये डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट नहीं, ये ध्यान में रखना, क्योंकि अगर मैंने क्वेश्चन यही तुम लोग को अगर ऑप्शंस में दे दिए तो तुम लोग डेल्टा जी नॉट को जीरो कर दोगे, ठीक है ना, तो डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट नहीं, और तुम्हारे पास बाकी तुम लोग इससे आगे खुद से सॉल्व कर ही सकते हैं, इतने समझदार हैं आप लोग, ठीक है, फटाफट इसको नोट करिए। तो ये था तुम्हारे पास थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कुछ ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा चीज था, बस दो फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास यहां पर, एक तो डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, या फिर डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस,
और एक रिएक्शन तुम्हारे पास ये है, सॉरी एक तुम्हारे पास इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके ln k इक्विलिब्रियम पूछा जाएगा। हो सकता है आपको उल्टा भी दिया जाए, ln k इक्विलिब्रियम दे दिया जाए और डेल्टा जी नॉट पूछे तो तुम लोग इस इक्वेशन को यूज कर सकते हो। डेल्टा जी पूछा जाए तब भी आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में डिफरेंस वेरिएशन देखिए, आपको डेल्टा जी पूछा जाए, रिएक्शन क्वोशेंट, अब रिएक्शन क्वोशेंट भी आपको हो सकता है कि के इक्विलिब्रियम ना देने के बजाय रिएक्शन क्वोशेंट भी दिया जाए, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? तो रिएक्शन क्वोशेंट निकालना ऑलरेडी बता चुका हूं। रिएक्शन क्वोशेंट निकालिए, डेल्टा जी नॉट के लिए डेल्टा एच और डेल्टा एस, देखो अलग अलग में क्वेश्चंस में नहीं करवा सकता, इतने बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो वेरिएशन कैसे बन सकते हैं उस चीज को मैं बता रहा हूं। सोचिए क्यू दे दिया जाए, रिएक्शन क्वोशेंट आपको दिया जाए। अब रिएक्शन क्वोशेंट भी हो सकता है डायरेक्टली ना दे, तो रिएक्शन क्वोशेंट के लिए क्या करेगा, तुमको इक्विलिब्रियम का रिएक्शन लिख करके दे देगा। क्या? इक्विलिब्रियम का रिएक्शन लिख करके देगा और तुमको उनकी हर एक की अलग अलग कंसंट्रेशन या फिर मोल्स वो दे दिया जाएगा। उससे सबसे पहले क्या करोगे, रिएक्शन क्वोशेंट निकालोगे, हाँ है ना? ओके, आपको मैंने क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन दे दी, डेल्टा एच दिया और डेल्टा एस दिया, मतलब इंथैल्पी में चेंज दिया और डेल्टा एस एंट्रोपी में चेंज दिया, और टेम्परेचर भी मैंने क्वेश्चन में गिवन है, और मैं पूछ रहा हूं डेल्टा जी के बारे में। तो क्या करेंगे, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, क्योंकि मैं डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट दे रहा हूं, ये भी ध्यान में रखना। तो मैंने क्या किया, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकाला, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को उठा करके यहां पर पटकिए, रिएक्शन क्वोशेंट की वैल्यू को आपने निकाल ही लिया। इसको जैसे यहां पर सबको पुट करोगे तो डेल्टा जी का वैल्यू आएगा, समझे कि नहीं? तो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे तुम्हारे पास अलग अलग टाइप के इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से कुछ भी देकर के कुछ भी पूछा जा सकता है। थोड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है? चलिए फटाफट इस चीज को नोट करिए। ओके, आई होप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़े बस कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस रहेंगे, इनके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अननेसेसरी उन क्वेश्चंस के ऊपर टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक है, एडवांस का टॉपिक है, बता रहा हूं स्पेशली कि ये तुम्हारा मेंस के अंदर जनरली नहीं पूछा जाता है, केवल एडवांस का ही टॉपिक है ये तुम्हारे पास, मेंस के अंदर इससे कोई वास्ता नहीं है। टॉपिक है तुम्हारा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम नाम क्या सजेस्ट कर रहा है कि जब तुम्हारे पास एक ही वेसल के अंदर एक टाइम पर एक से ज्यादा अगर इक्विलिब्रियम हो तब तुम्हारा उस चीज को हम बोलते हैं, वहां पर तुम्हारा साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम को लगाया जाएगा एक से ज्यादा। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में होता क्या है, ध्यान से सुनना, कि एक वेसल में अगर एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम एक साथ अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक साथ तुम्हारा इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहे हैं, तब हम सेम वेसल के अंदर, ध्यान में रखना किसमें, सेम वेसल के अंदर एक से ज्यादा अगर तुम्हारा इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहे हैं तो तुम्हारे उस चीज को हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो लिख लो इस चीज को एक लाइन में फटाफट, कि इन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, इन साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, in simultaneous equilibrium more than in simultaneous equilibrium more than one equilibrium, more than one equilibrium, more than one equilibrium are established in a vessel, are established in a vessel at same time
at same time and any one of the reactant and any one of the reactant or product and any one of the reactant or product is common in more than one equilibrium and any one of the reactant or product is common in more than one equilibrium. ओके, तो बस इसका थ्योरी कुछ नहीं है. क्या बोला कि एक टाइम पे तुम्हारे पास सेम टाइम पे एक ही वेसल के अंदर अगर एक से ज्यादा इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो रहे हैं और तुम्हारे पास दोनों इक्विलिब्रियम के अंदर कोई या तो कोई रिएक्टेंट कॉमन होगा या फिर तुम्हारे पास किसी एक का प्रोडक्ट किसी ना कोई चीज दोनों इक्विलिब्रियम में एक कॉमन होगी, तब उस इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम. जैसे कि देखिए एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लीजिए N2 प्लस 3H2 मिलकर के क्या बना रहे हैं आपके NH3. ये तुम्हारे पास एक इक्विलिब्रियम है. मान लीजिए यही तुम्हारे पास N2 प्लस 2H2 मिलकर के क्या बना रहे हैं N2H4. तो ये भी एक इक्विलिब्रियम है. तो ये तुम्हारे पास इस टाइप के जो इक्विलिब्रियम होंगे उसको हम क्या बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम. दोनों क्या हो रहे हैं सेम. ये भी ध्यान में रखना कि सेम वेसल के अंदर हो रहे हैं. तो देखो ध्यान से इसके अंदर क्या हो रहा है कि पहली वाली रिएक्शन और दूसरी वाली रिएक्शन के रिएक्टेंट्स सेम है. क्या रिएक्टेंट्स सेम है. ये एक अलग इक्विलिब्रियम NH3 के साथ इक्विलिब्रियम में है, ये N2H4 के साथ इक्विलिब्रियम में. ठीक है, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम बोल देंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम. यहां पर हमने रिएक्टेंट्स को कॉमन किया. हो सकता है प्रोडक्ट भी कॉमन हो. कैसे? दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं एक. जैसे मान लीजिए CaCO3 सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस. ओके, और ये जो CO2 गैस है मान लीजिए ये भी आपका किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, इज इन इक्विलिब्रियम विथ कार्बन सॉलिड प्लस कार्बन सॉलिड. और ये तुम्हारे पास किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं CO गैस, 2CO गैस. ठीक है, तो ध्यान से दो इक्विलिब्रियम तुम्हारे पास एक साथ स्टेब्लिश्ड है. तुम्हारे पास पहले वाले इक्विलिब्रियम का जो प्रोडक्ट है CO2 वो तुम्हारा किस में काम आ रहा है दूसरे इक्विलिब्रियम के अंदर एज ए रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है. बराबर है कि नहीं. तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम को हम बोल देंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम. तब इसमें ध्यान में क्या रखना है, तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जब भी तुम्हारे पास होगा तो वो स्पीसीज जो तुम्हारी कॉमन होंगी दो अलग अलग इक्विलिब्रियम के अंदर, क्या वो स्पीसीज जो तुम्हारी दो इक्विलिब्रियम में कॉमन होंगी उनका जो कंसंट्रेशन है हर जगह पर हर एक इक्विलिब्रियम में वो क्या रहेगा सेम रहेगा. क्या उनका जो कंसंट्रेशन है हर एक इक्विलिब्रियम में वो क्या रहेगा सेम रहेगा. जैसे देखिए मान लीजिए इसके इनिशियली मोल्स कितने लिए आपने A, इसके कुछ मोल्स खत्म हो गए A माइनस एक्स, इसके मोल्स बने X, इसके मोल्स बने X. ठीक है, ये तुम्हारे पास पहला इक्विलिब्रियम है. अब ये जो X मोल्स बने वो तुम्हारा दूसरा इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करवाने में काम आ रहे हैं. मान लेते हैं C का कितना Z. ओके, तो तुम्हारे पास अब CO2 दूसरे इक्विलिब्रियम में भी कुछ खत्म होगा, तो CO2 जो दूसरे इक्विलिब्रियम में खत्म होगा वो कितना होगा X माइनस वाई. तो अभी इफेक्टिवली CO2 कितना बचा X माइनस वाई. तो दोनों जगह पर X माइनस वाई. ठीक है, इसका X माइनस वाई तुम्हारे पास ये Z माइनस वाई और ये 2y. ओके, तो अब दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको अगर दे दिया जाए तो यही है तुम्हारे पास कंसेप्ट किसका साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का. ओके, चलिए इसके ऊपर एक बेस्ट एग्जांपल करते हैं. काफी कम क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस में भी आजकल इसके ऊपर क्वेश्चंस आने बंद हो गए, लेकिन एडवांस में ही क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर, यह भी ध्यान में रखना. मेंस के अंदर या फिर नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन जनरली देखने को नहीं मिलता है. जैसे मान लीजिए A इज इन, एग्जांपल लें, मान लीजिए A इज इन इक्विलिब्रियम विथ B. ठीक है, फिर B इज इन इक्विलिब्रियम विथ C, C इज इन इक्विलिब्रियम विथ D. ये तुम्हारे पास
तीन रिएक्शन है, मान लेते हैं पहले इक्विलिब्रियम का जो तुम्हारे पास रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, दूसरे इक्विलिब्रियम का मान लेते हैं रिएक्शन तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2, और जो थर्ड इक्विलिब्रियम है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं K3। ओके, तो सबसे पहले तो ये बताओ क्या ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है कि नहीं, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम मैंने बोल दिया कि सेम वेसल में है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, इसका मतलब सेम वेसल के अंदर है तीनों इक्विलिब्रियम। पहला इक्विलिब्रियम में तुम्हारे पास A और B है, बराबर है। पहले इक्विलिब्रियम का जो प्रोडक्ट है वो दूसरे इक्विलिब्रियम का रिएक्टेंट है, कोई एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ओके, तो पहली वाली रिएक्शन और दूसरे वाली रिएक्शन क्या है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में। फिर दूसरे वाली रिएक्शन को देखूं, B और C, ये तुम्हारे पास B और C आपस में इक्विलिब्रियम में है। फिर जो थर्ड रिएक्शन है उसके अंदर C और D आपस में इक्विलिब्रियम के अंदर है ना। तो ध्यान से देखेंगे तो तुम्हारे पास इसका प्रोडक्ट और इसका रिएक्टेंट कोई एक कॉमन है ना। तो ये तीनों क्या है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। मान लेते हैं इसके हमने कितने मोल्स लिए, A मोल्स लिए, बराबर है। तो एट इक्विलिब्रियम मैंने क्या बोल दिया, इसके A माइनस एक्स, इसके कितने बने, X बन गए। ओके, अब ध्यान से देखो, अब ये जो इसके X मोल्स बने वही तुम्हारे मोल्स क्या कर रहे हैं, दूसरे के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये तुम्हारे पास मान लेते हैं दूसरे में इसके कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए, X माइनस वाई, इसके इतने ही मोल्स बचेंगे। तो इसको जब माइनस वाई यहां पर किया तो जहां जहां पर B है वहां पर उस साइन को लगा देना है, समझे क्या। ठीक है, X माइनस वाई, फिर तुम्हारे पास इसका कितना बनेगा, Y। फिर यहां पर थर्ड इक्वेशन में अब यहां पर C भी क्या होगा, कुछ खत्म होगा, Y माइनस मान लेते हैं इसका Z, क्या बोल दिया, Y माइनस Z, तो इसका Z बनेगा। और C क्योंकि यहां पर भी है और यहां पर भी है तो यहां पे क्या लिख दूंगा, Y माइनस Z। ओके, तो जहां जहां पर तुम्हारे पास वो चीज कॉमन होगी वहां पर हर जगह पे तुमको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो K1 किसके बराबर लिखूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। क्योंकि वेसल तो सेम है तो वॉल्यूम भी सबके लिए सेम है, तो मान लेते हैं ये कंसंट्रेशन ही है। ठीक है, तो किसके बराबर, B का कंसंट्रेशन मैं क्या बोल दूंगा, X माइनस वाई अपॉन A के लिए कितना तुम्हारा A माइनस एक्स। K2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B, राइट। कंसंट्रेशन ऑफ C इज Y माइनस Z अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B इज X माइनस Y। देन तुम्हारे पास K3 वो कितना, कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ C, राइट। कंसंट्रेशन ऑफ D इज Z अपॉन Y माइनस Z। तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको हर एक का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पूछा जाएगा तो मतलब X Y Z तीनों का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो जनरली हम कैसे निकालते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके, दो को मल्टीप्लाई करो एक को डिवाइड करो, इस हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का आई होप ये समझ में आया होगा कि कैसे करना है। तुम्हारी बुकलेट में कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए सबसे पहले एक दो क्वेश्चंस यहीं पे क्लास में ले लेते हैं, फटाफट इसको नोट करिए। जैसे देखिए तुम्हारे पास साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का जो सेक्शन एन है, सेक्शन एन के अंदर तुम्हारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग क्लास में ही ले लेते हैं। देखिए, जैसे देखिए तुम्हारे पास क्वेश्चन, कौन सी एक्सरसाइज है ये, हाँ एक्सरसाइज 1 तुम्हारी बुकलेट का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 तुम्हारे सेक्शन एन, उसका पहला क्वेश्चन देखिए। जैसे क्या है तुम्हारे पास क्वेश्चन कि दो सॉलिड है ए और डी, एक है ए सॉलिड
वो डिसोसिएट हो रहा है किसमें? बी गैसियस में और सी गैसियस में। इसका Kp1 तुमको क्वेश्चन में गिवन है 300। ओके, और फिर तुम्हारे पास D सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ E गैसियस प्लस C गैसियस, और पूछा है, ये गिवन है तुमको Kp2 कितना 600, और टोटल प्रेशर पूछा है इक्विलिब्रियम के ऊपर, टोटल प्रेशर पूछा है क्वेश्चन में। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जो टोटल प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? जितनी भी गैसियस सब्सटेंसेस उस वक्त प्रेजेंट होंगी उन्हीं की वजह से होगा। ओके, अब तुम्हारे पास ये तो सॉलिड है, ए भी सॉलिड है और डी भी सॉलिड है, तो सॉलिड की वजह से तो कोई प्रेशर नहीं होगा, जो भी प्रेशर होगा गैसियस सब्सटेंस की वजह से होगा। पहले वाले रिएक्शन में अगर हम देखें तो बी गैसियस और सी गैसियस, प्रोडक्ट क्या है? सी गैसियस। दूसरे वाला जो इक्विलिब्रियम है उसमें क्या है? डी गैसियस, ई गैसियस और सी गैसियस। ध्यान से देखो, पहले वाले इक्विलिब्रियम और दूसरे वाले इक्विलिब्रियम में इसमें सी दोनों में कॉमन है। सी क्या है? दोनों में कॉमन है, मतलब ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। ओके, तो इक्विलिब्रियम पे इनका प्रेशर पूछा है। मान लेते हैं यहां से एयर डिसोसिएट हुआ तो इसका प्रेशर कितना बना होगा? P1, इसका P1। पहले वाले इक्विलिब्रियम से C कितना बना? पार्शियल प्रेशर। अब क्योंकि प्रेशर ही पूछा है तो मैंने बोल दिया, क्योंकि गैसियस सब्सटेंसेस है तो उनके लिए प्रेशर ले सकते हैं, तो मैंने प्रेशर ले लिया। मान लिया इसका प्रेशर P1, इसका प्रेशर P1। फिर तुम्हारे पास सॉलिड्स को मैं ध्यान में नहीं रख रहा। इससे दूसरे वाले इक्विलिब्रियम से मान लेते हैं इसका प्रेशर कितना जनरेट हुआ? P2, और इसका जनरेट कितना हुआ? P2। ओके, अब क्या करोगे ध्यान से? अब बच्चे क्या करते हैं, बस यहीं तक छोड़ देते हैं। अब जो C का प्रेशर है एक टोटल रिएक्शन में, वो दोनों की जगह पे है, तो जहां जहां पर है, यहां से भी प्रेशर P2 बना तो यहां पर क्या लिख दोगे? प्लस P2, और यहां पर P2 में क्या ऐड कर दोगे? P1। वहां से इसका दोनों जगह पे क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बराबर है कि नहीं? क्या बोला मैंने? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का ये जो तुम्हारा थ्योरी है वो यही बोलता है कि तुम्हारे पास जिस जिस जगह पर है वो हर जगह पे वो सब्सटेंस का कंसंट्रेशन या फिर जो प्रेशर है, जो भी होगा मोल्स, वो सब के सब क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। वो हमने बराबर कर दिए। यहां पे पहले वाले रिएक्शन से पार्शियल उसका प्रेशर P1 बन रहा था, दूसरे वाले से P2, तो इसमें P2 ऐड कर दिया और इसके अंदर P1 ऐड कर दिया। अब मैं क्या लिखूंगा? Kp1 का एक्सप्रेशन वो किसके बराबर लिखूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर 1। अब तुम्हारे पास Kp2 का एक्सप्रेशन, तो ये तुम्हारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना है बेटा? P1। Kp1, तो ये किसके बराबर? P1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C, तो C का भी पार्शियल प्रेशर किसके बराबर है? P1 प्लस P2। किसके बराबर है? P1 प्लस P2 के बराबर है। बराबर है कि नहीं? ओके, ये तो मेरे पास आ गया क्या? तुम्हारा Kp1 का एक्सप्रेशन। अगर मैं Kp2 का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो Kp2 का एक्सप्रेशन किसके बराबर लिखूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ E की पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर 1। राइट, Kp2 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ E कितना है बेटा? P2 इंटू तुम्हारे पास क्या करोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ C इज P2 प्लस P1। ओके, बराबर है कि नहीं? अब तुम्हारे पास यहां पर गैसियस सब्सटेंसेस पूछा क्या है? टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर वो किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ E। पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना है बेटा? P1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C कितना है? P1 प्लस P2। अब इसको एक ही बार कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि दो एक ही वेसल के अंदर है। प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ E कितना है? P2। तो बेसिकली हमको क्या निकालना है? 2 टाइम्स P1 प्लस P2। P1 प्लस P2 का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। ओके, सोल्व करें क्या? बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो, Kp1 इसको मैं बोल देता हूं, ध्यान से सुनना बच्चे, यहां तक तो सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। अब इसके आगे का जो पार्ट होता है सोल्व करने का, उसी में बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, क्योंकि यहां पर एक ही
तरीका है जो तुम्हारे सॉल्व करने का, क्योंकि वरना कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो क्या करो, 1 और 2 को पहले आपस में डिवाइड करो। क्या करो, 1 और 2 को आपस में डिवाइड करो, मतलब KP1 अपॉन KP2, तो वो किसके बराबर है, KP1 का वैल्यू 300 अपॉन 600 इज इक्वल टू तुम्हारे पास P1 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P2 इंटू P1 प्लस P2, बराबर है कि नहीं। तो यहां से मेरे पास P1 बाई P2 का रेशियो आएगा, देखो P1 प्लस P2 कैंसिल हो जाएगा, तो P1 अपॉन P2 इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/2 आएगा कि नहीं। ओके, अब यहां से मेरे पास P2 कितना आ गया, 2P1। अगर मेरे पास P2 का वैल्यू आ गया 2P1, इसको उठा करके कहीं भी इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, KP1 का वैल्यू पता है, हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो P2 की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, पहले वाली एक्सप्रेशन के अंदर ही मान लीजिए मैं पुट करता हूं, तो तुम्हारे पास 300 इज इक्वल टू P1 इंटू P1 प्लस P2 किसके बराबर है बेटा, 2P1, तो 2P1 प्लस P1 कितना हो जाएगा, 3P1, तो 300 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 3P1 स्क्वायर। तो जी देखो 3 से 3 कट गया, तो P1 स्क्वायर कितना, 100, मतलब P1 का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 10। अगर मेरे पास P1 का वैल्यू 10 है, तो यहां से देखिए P2 का वैल्यू कितना आएगा, 2 इंटू 10 मतलब 20, राइट। अब यहां पर देखिए इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 2 टाइम्स P1 कितना 10 प्लस P2 का वैल्यू कितना 20, तो तुम्हारे पास 2 इंटू 30 मतलब 60 ATM इज द टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सर। ठीक है, तो यह है तुम्हारे पास साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, कैसे करना है आई होप समझ में आया होगा। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको खुद से सॉल्व करना एक बार, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट यही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एक और बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने तुम लोग के लिए साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का एक और क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को पढ़िए। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऊपर जाएं तो अभी जस्ट हमने पिछले वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया, उसमें हमने डिवाइड करके किया। किसी को अगर और कुछ तरीका अगर समझ में आ रहा हो, देखो एक और तरीका निकाल सकते हैं उसके लिए। अभी मेरे को वो क्लिक किया, क्या KP1 इक्वल्स टू, अभी हमने क्या लिखा उसको, P1 इंटू P1 प्लस P2, बराबर है कि नहीं। KP2 मैंने क्या लिखा, P2 इंटू P1 प्लस P2, ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, जस्ट प्रीवियस लिए जो हमने क्वेश्चन किया उसके लिए, इसको मैंने इक्वेशन 1 बोला था, इसको इक्वेशन 2 बोला था। एक काम करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। देखो दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली जब ऐड करोगे KP1 प्लस KP2, तब क्या आएगा, P1 प्लस P1 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P2 इंटू P1 प्लस P2, बराबर है। तो ये भी कर सकते थे कि P1 प्लस P2, यहां पर इस केस में क्या आ जाएगा कॉमन, तो P1 प्लस P2 इंटू P1 प्लस P2, और KP1 और KP2 का वैल्यूज मैंने क्या बताया था, 300 और 600, मतलब टोटल कितना 900, तो 900 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा उस केस में, P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। तो देखो P1 प्लस P2 इक्वल्स टू कितना, अंडर रूट ऑफ 900, मतलब तुम्हारे पास 9 का अंडर रूट, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 30। तो देखो तुम्हारे पास टोटल प्रेशर पूछा था वो किसके बराबर था, 2 टाइम्स ऑफ P1 प्लस P2, तो उससे भी आंसर आ रहा है मेरे पास। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि दोनों को ऐड कर दो या फिर दोनों को डिवाइड कर दो। तो क्या कर सकते हो, दोनों को ऐड करके P1 प्लस P2 का वैल्यू निकाल लो, फिर अगर P1 निकालना है P1 प्लस P2 यहां पर रख दो, P1 आ जाएगा, P2 को निकालना है तो P1 प्लस P2 का वैल्यू यहां पर रख दो। तो डायरेक्टली दोनों को ऐड भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बस प्रीवियस क्वेश्चन को एक और अलग तरीके से करने का बस तरीका बताया मैंने। चलिए अब अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, तुम्हारे पास 1 मोल ऑफ A इन 1 लीटर वेसल मेंटेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर T, कोई कांस्टेंट टेम्परेचर है T, shows the equilibrium A gaseous is in equilibrium with B gaseous plus 2C gaseous। तो देखो ध्यान से क्या गिवन है कि तुम्हारे पास A जो है सारे के सारे गैसियस सब्सटेंस ही हैं,
ए किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, बी और 2C के साथ। फिर दूसरा साइमल्टेनियसली तुम्हारे पास ये देखो दूसरा इक्विलिब्रियम है, वो क्या है, C इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2D प्लस 3B बराबर है। क्या सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है दिमाग में, क्या ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है? देखो यहां पर इसके अंदर C इसका प्रोडक्ट और इसका ये एक कॉमन है, ध्यान से देखोगे तो B भी कॉमन है, एक से ज्यादा कॉमन होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि एक ही कॉमन हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, एक्सप्रेशन लिखे Kp1, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और वही पूछे हैं दोनों के, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस क्वेश्चन में मैंने पूछा है। क्या करेंगे, कंसंट्रेशन देखो इसके मोल्स 1 है, वॉल्यूम भी 1 है, तो इनिशियली हमने इसके कितने मोल्स लिए, 1 मोल्स। तो एट इक्विलिब्रियम इसके कितने मोल्स होंगे बेटा, 1 माइनस एक्स, इसके कितने होंगे x और इसके 2x बराबर है कि नहीं। जो यहां पर इसके मोल्स बने उसको यहीं पर लिख दो 2x। अब यहां पर इसके कुछ मोल्स भी डिसोसिएट होंगे, क्या करोगे 2x माइनस वाई, दोनों जगह पे सेम होने चाहिए, जहां जहां पर कॉमन आएगा उस जगह पर सेम कर दोगे, तो ये 2x माइनस वाई। ओके, फिर d के कितने बनेंगे बेटा 2y और b के कितने बनेंगे यहां पर 3y। देखो b यहां पर भी कॉमन है, यहां पर भी कॉमन है कि नहीं, तो यहां पर 3y के अंदर क्या करो x ऐड कर दो और ऊपर x में क्या करो 3y ऐड कर दो, बराबर है। तो ये तो तुम्हारे पास हो गए हर एक के मोल्स एट इक्विलिब्रियम। चलिए अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, Kc1 और Kc2 को पूछा गया है, इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 13/6 टाइम्स द इनिशियल प्रेशर। C इक्विलिब्रियम वो क्या है, वो 4/9 ऑफ तुम्हारे पास A कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। ओके, C का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम वो कितना है, तो अब ऐसे इंफॉर्मेशन तो दो अलग अलग दी हुई है, कैसे सोल्व करेंगे, दिमाग लगाइए। तो देखो ध्यान से, हम क्या जानते हैं कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल्स के, बराबर है कि नहीं। चलिए काम करो, टोटल मोल्स बताइए मेरे को एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स, क्या करो टोटल मोल्स बताओ एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम वो किस किस के मोल्स होंगे, ए के मोल्स, बी, सी और डी, यही 4 सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। तो ए के मोल्स कितने हैं एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स, फिर बी के मोल्स कितने हैं बेटा x प्लस 3y, और जो C के मोल्स हैं वो कितने हैं 2x माइनस वाई, और जो D है उसके कितने मोल्स हैं बेटा 2y। तो ये टोटल मोल्स आ गए एट इक्विलिब्रियम, सबको ऐड करिए कितना होगा, देखो माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या हो गए आपस में कैंसिल हो गए। ओके, फिर ये y है माइनस का और ये प्लस का 2y, तो y बचा, तो फाइनली क्या क्या बचा 1 प्लस 2x प्लस 4y, ये मेरे पास मोल्स आ गए एट इक्विलिब्रियम, राइट। ओके, अब ध्यान से देखो क्या गिवन है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से चल के उसी के हिसाब से चलेंगे। तो तुम्हारे पास जो P इनिशियल प्रेशर किसके बराबर होता है, मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बराबर है कि नहीं। चलिए तो P इनिशियल तुम्हारे पास कांस्टेंट को अगर मैं हटा दूं तो ये तुम्हारे पास 1, और P फाइनल क्योंकि इनिशियल मोल्स कितने हैं, केवल ए के मोल्स है, वो कितने हैं 1, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। एट इक्विलिब्रियम फाइनल जो तुम्हारे पास प्रेशर होगा वो इक्विलिब्रियम के मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इक्विलिब्रियम पे मोल्स कितने हैं बेटा 1 प्लस 2x प्लस 4y, हाँ है ना। अब क्या गिवन है, इक्विलिब्रियम प्रेशर इज मतलब P फाइनल इज 13/6 ऑफ P इनिशियल, ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। यहां से हमने देखो इक्विलिब्रियम प्रेशर इज 13/6 टाइम्स द इनिशियल प्रेशर, तो वहां से हमने इस इंफॉर्मेशन को पकड़ा। तो P फाइनल देखो मोल्स को उठाकर अब यहां पे रखो 1 प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6 इंटू 1। कोई बोलेगा हमने ये मोल्स के बराबर क्यों कर दिए, बेटा PV इज इक्वल टू nRT लगाना जानते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर की जगह हम डायरेक्टली क्या लेके चले, मोल्स को, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मोल्स, तो इसलिए मैंने क्या लिखा मोल्स को लेकर के चला, ठीक है। क्योंकि बाकी को जैसे ही दोनों को डिवाइड करोगे वो क्या हो जाएंगे आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो ही जाएंगे,
ठीक है, तो यहां से देखो थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो 2x प्लस 3y वो किसके बराबर आएगा बेटा, 13/6 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 7/6। ओके, x और y में मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। अब दूसरा इक्वेशन कहां से निकालें, देखिए जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्वेश्चन में गिवन है। सेकंड इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम इज 4/9 कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम, तो उससे हम लोग x और y के बीच में सेकंड रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम इज 2x माइनस वाई, तो 2x माइनस वाई वो किसके बराबर है, 4/9 ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A एट इक्विलिब्रियम, A का कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इज 1 माइनस x। थोड़ा सा सॉल्व करिए, तो तुम्हारे पास 18x माइनस तुम्हारा 9y इक्वल्स टू 4 माइनस 4x, तो इसको थोड़ा इधर ले आइए, 22x प्लस 9y इक्वल्स टू 4। x और y में देखिए मेरे पास दो इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए क्वेश्चन में लेकिन x और y नहीं पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, KC और KC1 और KC2 का एक्सप्रेशन पूछा है। तो KC1 जो है वो किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1। कंसंट्रेशन ऑफ B की तुम्हारे पास कितना है इक्विलिब्रियम पे बेटा, x प्लस 3y की पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम इज 2x माइनस y की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A 1 माइनस x की पावर 1। x और y को इन दोनों इक्वेशन से निकालो, खुद से सॉल्व करना ये पार्ट, x और y को निकालोगे इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, KC1 आएगा। देन KC2 अगर आपको निकालना है क्या करोगे, तुम्हारे पास KC2 इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो किसके बराबर लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर 2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर 1। ओके, देन कंसंट्रेशन ऑफ D एट इक्विलिब्रियम इज 2y की पावर 2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम इज 3y प्लस x की पावर 3 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम इज 2x माइनस y की पावर 1। ओके, तो x और y का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेंगे इन दोनों इक्वेशन से, और फिर उठा करके इसके अंदर पटक दीजिए, यहां पर तुम्हारे पास KC1 और KC2 आ जाएगा। तो आई होप साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है समझ में आ गया होगा। जनरली मेंस के अंदर नहीं पूछे जाते हैं, केवल एडवांस के अंदर है तुम्हारे पास जो ये पूछा जाएगा, ठीक है ना, तुम्हारे CET वगैरह में भी नहीं है। ओके, अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचता है ली चैटलियर प्रिंसिपल, उसको अगली क्लास में खत्म करेंगे। और अब यहां तक तुम्हारा एडवांस लेवल के हर तरह के क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो आप बुकलेट करना स्टार्ट करो, जो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जो लास्ट पोर्शन बचा है उन सब के, ठीक है।